एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे हैं और शिवसेना से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई और सारा समय महाराष्ट्र में ही बीता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ से भी उनका लंबा जुड़ाव रहा है। हम उनसे जानेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाएगी और क्या है दूसरे पहलू जिनसे वो 2017 का संग्राम जीतना चाहते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप पत्रकार हैं, हमारी बिरादरी से हैं और एक बार आप भी राजनीति में आए। कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत कम राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करती हैं और एक पत्रकार को राजनीति में आने का सफर तय करना कितना मुश्किल हो रहा है। देखिए, मूल्य आधारित राजनीति करने वाले दलों में जो है पत्रकारों के लिए भी अच्छा खासा अवकाश है, क्योंकि पत्रकारिता जो है वो मूल्य आधारित समाज की संरचना में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और भारतीय जनता पार्टी वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास रखने वाला एक राजनीतिक संगठन है, कैडर बेस्ड राजनीतिक संगठन है, विचार उसका स्पष्ट है। ऐसे में वैचारिक पत्रकारिता करने वाले के लिए वो एक तरह से अपने ही दायरे का विस्तार है। आप सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। सामना और पांचजन की अगर हम बात करें तो सामना बहुत ही एग्रेसिव काम करता है, जबकि पांचजन थोड़ा सा धीर गंभीर और अपने आप को बचा के करता है। जी, बाला साहब ठाकरे का बहुत मशहूर इंटरव्यू है, वो जी न्यूज ने उन दिनों लिया था। तो उनसे बाला साहब से एंकर ने प्रश्न किया कि आप पर आरोप है कि आप हिंदुत्ववादी हैं, तो उन्होंने कहा आपका उठा है। तो प्रश्नकर्ता को लगा कि संभवतः जो है बाला साहब अपने हिंदुत्ववादी स्टैंड से अलग हट रहे हैं। तो बाला साहब ने कहा मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं, बल्कि कट्टर हिंदुत्ववादी हूं। तो एक जो है कट्टर हिंदुत्व से राष्ट्रवादी और जो है वो सर्वसमावेशी हिंदुत्व की तरफ वो जो अंतर है वो सामना और पांचजन्य के बीच में। पांचजन्य सर्वसमावेशी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पैरोकार है, सामना कट्टर हिंदुत्व का प्रतीक है। आपने कहा सामना कट्टर हिंदुत्व का प्रतीक है और आप भी लंबे समय से उससे जुड़े रहे, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी कट्टरता कहीं ना कहीं आप में भी होगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक सामाजिक ताना बाना बुन रही है, समाज के दूसरे लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है, खासकर मुस्लिमों को भी साथ में, अल्पसंख्यकों को भी साथ में लाने की कोशिश करी, तो ऐसे में कैसे सामंजस्य बैठे? देखिए, युवावस्था में जो है व्यक्ति कट्टर होता है, उम्र की परिपक्वता जो है उसको उदारता भी प्रदान करती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिपक्व राजनीतिक दल है। तो परिपक्व राजनीतिक दल है वो सर्वसमावेशी भी होता है। और शिवसेना भी जो है वो मुस्लिम विरोधी दल नहीं है, राष्ट्रवादी मुसलमानों के समर्थन में रही है। हमेशा बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि हम जो हैं हमेशा शहीद अब्दुल हमीद के पक्षकार हैं, हमारा विरोध जो है वो अफजल गुरु को है। तो अफजल गुरु और कसाब का समर्थन करने वाले जो हैं, जो पाकिस्तान के प्रायोजन से चलने वाले आतंकवाद को एक धर्म विशेष के साथ जोड़कर देखते हैं या उसको कवच मानते हैं, उनके विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सारे नागरिकों को बिना किसी जात, समुदाय, प्रांत, भाषा के आधार पर तुष्टीकरण की बजाय वो राष्ट्र के उत्थान में सबकी समान भूमिका होनी चाहिए और सबको जो है सबका साथ सबका विकास उसकी नीति अपनाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों में विशेष अंतर नहीं है, वैचारिकता और भौगोलिकता का अंतर है। सामना की हम अगर बात करें, आप तो शिवसेना से काफी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, बाला साहब ठाकरे के काफी नजदीक रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से जो रिश्ते रहे वो बहुत अच्छे बीच में नहीं रहे, थोड़ा तल्ख रिश्ते हो गए थे। सुरेश प्रभु जी की बात करें, जैसे शिवसेना ने एक दूसरे का नाम प्रपोज किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश प्रभु जी को कैबिनेट में मंत्री बना दिया। नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपकी तरफ से हो रहा है। ये सुरेश प्रभु भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और हर राजनीतिक दल में, जैसे बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से कभी जुड़े तो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है शिवसेना में, लेकिन वहां शिवसेना में है। शिवसेना के बहुत सारे लोग अन्य दलों में भी हैं। शिवसेना से और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संबंध तो रहा है, लेकिन दोनों पड़ोसी हैं। एक परिवार में भी वैचारिक मतभेद होता है। दो राजनीतिक दल, उनमें उनके बीच ऐतिहासिक गठबंधन रहा। कुछ मुद्दों पर शिवसेना की राय अलग हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की राय अलग हो सकती है, लेकिन केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में
शिवसेना साझीदार है, राज्य में भी महाराष्ट्र राज्य जहां उसका, लेकिन अभी भी बीच बीच में उद्धव ठाकरे बीच बीच में लोकतंत्र में हर किसी को अपना विमर्श रखने का अधिकार और किसी का अपना तरीका है। आदरणीय उद्धव ठाकरे अपनी बातों को जिस तरह से पेश करते हैं वो उनका अपना तरीका है। वो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर उनके विचारों को सुनना चाहती सुनती है, और जिन विचारों को लगता है कि हमारे इनके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता प्रवक्ता अपने लिहाज से अपने विचारधारा के अनुसार उस पर जो है प्रत्युत्तर भी। अब आप एक ब्रिज का काम कर सकते हैं क्या? शिवसेना की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, दो पड़ोसी साथ में रह रहे हैं, उसमें ब्रिज बनाने की आवश्यकता ही नहीं, वो ऑलरेडी वैचारिक ब्रिज एग्जिस्टिंग है, उसमें व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव है 2017 में, बहुत ही महासंग्राम यहाँ पर होने जा रहा है, और एक बड़ी बात है क्योंकि असम में आपको सफलता मिली है। असम में आपने मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया, तो कैसे करेंगे, क्या रणनीति होगी आपकी उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व सफलता जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और उत्तर प्रदेश पिछले 12-14 वर्षों से सतत वो सपा और बसपा की सत्ता को आजमा चुका है। समाजवादी पार्टी का राज आएगा तो दंगा राज और गुंडा राज आ जाएगा, मायावती की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार का राज आ जाएगा, जातिवाद के गर्त में इन्होंने जो है प्रदेश को ढकेल रखा हुआ है, अपराधीकरण अपने जो है उच्चतम बिंदु पर है, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि नियुक्तियों में भी जातिवाद। जिस स्थिति की आप पता लगाएंगे तो एक जाति विशेष के लोग ही वो थानों पर नियुक्ति पाते हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, समाजवादी पार्टी। आप विधायक मंत्री से आप जो है थोड़ा सा बगल ले जाके पूछेंगे तो वो जातिवाद से किस तरह से उत्पीड़ित है, गुंडा राज से किस तरह से उत्पीड़ित है, अराजकता से किस तरह से उत्पीड़ित है। उनके जो एक विधायक ने अपने बेटे को जिला परिषद का चुनाव लड़वा दिया, तो मुलायम सिंह यादव जी का पूरा कुनबा वो राज्यसभा में रहेगा, वो लोकसभा में रहेगा, वो मंत्रिमंडल में रहेगा, वो जिला परिषद में रहेगा। लेकिन यदि उनका ही एक विधायक अपने पुत्र को, उसने जिला परिषद का चुनाव लड़ाया, तो रातों रात उसके सारे जो उद्योग थे, उसके जितने व्यवसाय थे, उसको डिमोलिश करने के आदेश निकल गए, उस पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। जिस तरह से उसको पुलिस ने, और वो भी उन्हीं की जाति का है, जाति विशेष का है, उत्पीड़ित किया गया। तो लोकतंत्र को जिस तरह से लाठी तंत्र में तब्दील कर दिया गया है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता मुक्ति चाहती है, और मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि आप 1991 से 2016 तक जितनी भी सरकारें देखेंगे, आप जितना सुशासन कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह जी की सरकार में था, उस तरह का सुशासन कभी मायावती और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव की सरकार में नहीं मिला। ये राज्य की जनता जानती है। लेकिन अब जातिवादी राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। आपको भी पता चल गया, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके जो अमित शाह जी हैं, वो कहते हैं कि 20% से काम नहीं चलेगा, और ठीक बात भी है, क्योंकि अभी तक आपकी पार्टी ब्राह्मणों की, ठाकुरों की और बनिया की पार्टी कही जाती थी। अब आरोप था, और अब दूसरी पार्टियां आरोप लगाती हैं, और लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, अब 20% दलितों को भी साथ लेके चलेंगे, 40% हम बैकवर्डों को भी साथ लेके चलेंगे। आप सबसे लंबा कार्यकाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिन मुख्यमंत्री का है, वो 20% से नहीं आते हैं। कल्याण सिंह जी जो हैं पिछड़ी जातियों से आते हैं, पिछड़ी जातियों से आते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार दलित को मुख्यमंत्री किसने बनवाया? मायावती जी, सुश्री मायावती जी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। वो मनुवाद के नाम पर चाहे जो बातें करती रहें, और जिसको मनुवादी होने का आरोप लगाती हैं, यदि उन्होंने कृपा नहीं की होती आज, और मनुवादियों ने कृपा नहीं की, तो शायद उनको मुलायम सिंह यादव जी के गुंडों ने स्वर्ग पहुंचा दिया होता। तो भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती। लेकिन अब कोई पिछड़ी जाति का योग्य व्यक्ति जो है, यदि वो प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक है, तो उसकी जाति आड़े नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अध्यक्ष बनाए गए तो उनकी जाति पूछकर अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य जी बनाए गए हैं तो उनकी जाति पूछकर नहीं, बल्कि वो विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी कैडर का लगातार काम करते हुए अपनी प्रतिभा के बल पर वो राजनीति की इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये भारतीय जनता पार्टी का, और सामाजिक समरसता के मार्ग में सामाजिक समता जो है वो स्टेशन है।
उस स्टेशन तक आज सामाजिक समरसता के मार्ग में दल पहुंचा है और समाज को पहुंचाने का प्रयास है। भविष्य में ये सामाजिक समरसता में तब्दील हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से कहीं ज्यादा समाज में समरसता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2002 के बाद यानी कि 15 साल का एक लंबा 1.5 दशक हो गया, आपने सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनाई और आपकी पार्टी अर्श से फर्श पर आ गई है। कभी 35 से 40% वोट पाने वाली पार्टी आज 17% वोट पर आ गई है। साथ ही साथ जो विधायक थे आपके 2/3 मेजोरिटी हुआ करती थी यहाँ पर, आज 40-44 पर आ गई है। कैसे इस ग्राफ को कैसे बढ़ाएंगे? 56 हमारे सांसद हुआ करते थे 1998 में, 2009 में जो है 10 सांसद रह गए थे, तो 56 सांसदों से 10 और 10 से 71, उसी तरह से जो है 221 से 48 और 48 से फिर 225-230 की तरफ भारतीय जनता पार्टी जाएगी। अभी कल ही एक टेलीविजन चैनल का सर्वे आया है, अभी चुनाव की रणभेरी ठीक से बजी भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की संख्या 190, ये भारतीय जनता पार्टी का सर्वे नहीं है, निष्पक्ष सर्वे जो है वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव हो जाए तो उसका विधायक दल 190 होगा। एक कुछ बातें जो लोगों के लोकसभा चुनाव में आपने कही थी लेकिन वो जुमला बन के रह गई, उस पर लोगों का बहुत आक्रोश है। तो जैसे कि 15-15 लाख रुपए लोगों की पॉकेट में चले जाएंगे, काला धन आ जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए का काला धन मार्केट बाहर पड़ा हुआ है। बहुत गलत ढंग से लोग इस चीज को ले रहे हैं। जो काला धन गया था बाहर, वो काला धन ये देश में आ जाए तो हर किसी के हिसाब में 15 लाख रुपए आ सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। और काला धन पहले पूरी बात सुन लीजिए, आएंगे उनकी जेब में आएंगे ना। जब काला धन देश में आएगा तो देश के विकास में लगेगा, सीधा आपके खाते में ना जाए लेकिन आपके इलाके में सड़क बन जाए, शौचालय बन जाए, बिजली आपके घर में आ जाए, आपके विद्यालय खड़ा हो जाए, आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलने लगे, आपके वृद्ध को पेंशन मिलने लगे, तो ये क्या होगा? ये देश में ही आएगा ना। तो इस तरह से करोड़ों रुपए की पूंजी जो उसके पनामा लीक्स के पहले जो जर्मनी से जो अकाउंट्स भेजे गए थे, उन अकाउंट्स की जांच भी नहीं की जा रही थी। जैसे ही सरकार गठित हुई, सबसे पहला काम हुआ एसआईटी को सारे दस्तावेज सौंपे गए और दस्तावेजों को सौंपे जाने का डबल अवॉइडेंस ट्रीटी 2011 से हमारे पास पड़ी थी सूचना, 2014 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 3 वर्षों तक चोरों को अपना सामान संभाल लेने के लिए सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने मौका दिया था। अब वो पकड़कर आने लगा है। पहली बार आप देखे सुनते होंगे, हर कोई व्यापारी कहता है कि बाकी सब तो बहुत अच्छा है, सफेदी से बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन काला धन बाजार में नहीं है। तो बाजार का काला धन कहाँ गायब हो गया? इसलिए गायब हो गया, कमी हो गई है। काला धन क्यों गायब हो गया? क्योंकि उनको लगा कि वैसी सरकार आई है जो काला धन को बिना जब तक आप टैक्स नहीं भर देंगे, उसका वैधानिकीकरण नहीं करेंगे, आप बाजार में सक्रिय नहीं हो सकते। तो काला बाजारियों को पूरी तरह से, आपके यहाँ प्याज का दाम बढ़ता था, तत्कालीन कृषि मंत्री कहते थे मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, शरद पवार के 2500 बार बयान सुने होंगे। आज जो है प्याज का भाव बढ़ता है, तत्काल छापे पड़ते हैं और छापे पड़ते ही 70 रुपए की प्याज 20 रुपए में आ जाती। लेकिन दाल तो 200 रुपए में देख रही थी ना, चूंकि आपके और अंडे भी 600 रुपए की जगह पर 1000 तक हो गया। एग्रीकल्चर की क्राइसिस, 3 मानसून लगातार, 3 बार मानसून सतत नहीं आया है, और जब मानसून नहीं आएगा तो दलहन जैसी तिलहन जैसी फसलों पर उसका असर पड़ेगा। और जब दलहन का स्टॉक, ये तो बहुत अर्थव्यवस्था का मौलिक सिद्धांत है कि जब जो है जिस चीज की आपूर्ति घटती है उसकी कीमतें बढ़ जाती है। फिर भी उसको नियंत्रित करने के लिए हर संभव, तो उस समय भी जो जमाखोरी था उस पर जो छापे मारे गए, अकेले महाराष्ट्र में 60,000 टन दाल पकड़ी गई, उसका परिणाम हुआ, दाल के भाव नियंत्रित हुए। तो सरकार जितना हस्तक्षेप कर सकती है, गेहूं का भाव नहीं बढ़ा है, आटा आपको सस्ता मिल रहा है, चावल आपको सस्ता मिल रहा है, तेल के भाव में वृद्धि नहीं हुई है। सिर्फ दाल एक ही जिन्स ऐसी है जिसके भाव में भाई प्रोटीन वाले तो कुछ 2 पदार्थ हो, प्रोटीन वाली जो, चूंकि दाल घटती तो स्वाभाविक उसका असर प्रोटीन लेने वाला जो वर्ग है। और दूसरा जो है स्मगल करके जिस तरह से गौ हत्या हो रही थी, तो अब गौ हत्या बंद हुई है तो मांस पर तो असर पड़ेगा ना उसका। लेकिन अब जब वो जो गऊ के अलावा जब बकरे पालेंगे वो, या मांसल अन्य प्राणियों को पालने की जब एक आदत पड़ेगी, फिर उसका भी प्रभाव उसमें उस तरह से आएगा। लेकिन कुल मिलाकर
सामान्य व्यक्ति के जीवन में 1 करोड़ शौचालय बने हैं। जो छात्राएं जो है सिर्फ शौचालय अलग से न होने के कारण विद्यालयों में नहीं जाती थी, शौचालय और वो भी जन सहभागिता से शौचालय। नहीं, बहुत अच्छे का स्वच्छता पर भी एक अच्छा संदेश गया है, स्वच्छ संदेश अच्छा गया है कि पूरे देश में सफाई होनी चाहिए और लोग स्वयं से जुड़ रहे हैं। ये एक अच्छी बच्चा बात। अभी आज कोई कचरा फेंकने लगे तो अपना बच्चा ही टोकता है, डैडी कचरा मत फेंकिए। तो ये जो प्रभाव है उसका तो जो है निश्चित तौर पर अच्छे दिन के ही संकेत हैं। लेकिन हम आपसे सीधे एक चीज जानेंगे, हर पार्टी कहती, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, और आपकी पार्टी भी कहती है कि हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बिना जातिवादी राजनीति किए कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती, चाहे वो कोई भी दल हो। तो आपका वो सामाजिक और क्या गणित होगा जिससे आप यूपी को जीत सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती है, बल्कि सारी जातियों को समरस करने का प्रयास करती है। अभी महाराष्ट्र में जाति समीकरण के आधार पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री कल्पना बाय है, वहां देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है। हरियाणा में कोई गैर जाटो भी पंजाबी मुख्यमंत्री हो नहीं सकता है, वहां पर खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, रघुवर दास जी वहां मुख्यमंत्री हैं। तो कभी किसी की जाति, किसी का प्रांत, असम में सोनेवाल जी आदिवासी से आदिवासी हैं। तो इस तरह से जो है विविध हर समूह को ये एहसास होना चाहिए कि सरकार में उसका प्रतिनिधित्व है और उसके जो योग्यतम लोग हैं उनको सरकार में प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो यही लोकतंत्र की जो है खूबसूरती है। लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए जातियों को न्याय देना एक बात और जातिवाद का चुनावी समीकरण तैयार करना दूसरी बात। तो बाकी जातियां जातियों को चुनाव के हिसाब से देखती हैं, भारतीय जनता पार्टी जातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाए जाने का समरस प्रयास करती, बस इतना ही अंतर है दोनों। अच्छा, ठीक है, चलिए दूसरी पार्टियां जैसे कि बसपा है वो ब्राह्मण और दलित की वो कर रही। हम दलित की अगर बात करें तो आज भी दलितों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। आज देखने लगातार लड़ रहा है जी, लड़ कौन रहा है? अभी तरुण विजय जो है भारतीय जनता पार्टी सांसद है और विरोध कौन कर रहा है? हरीश रावत। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दूसरी बात यह कि जो अभी अमित शाह जी जब सिंघस कुंभ में स्नान करने गए थे उसमें दलितों के बड़े समूह को लेके गए थे, उनके साथ नहाने को लेके, लेकिन वहां भी संतों ने उसका विरोध किया। संतों ने उसका विरोध नहीं, संतों ने बाद में, आपको ध्यान होगा, उदेशानंद गिरी जी से मेरी इस बारे में बात हुई थी, आदरणीय नरेंद्रनाथ गिरी जी से मेरी उस पर बात हुई थी, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। उनको भी ये भ्रमित किया गया कि सिर्फ दलितों को, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ संत जिसने वेश पहन लिया उसकी तो कोई जाति रही नहीं जाती है। तो उन्होंने सामाजिक समरसता किस तरह से, हमारा कुंभ सामाजिक समरसता का महापर्व है, उसके प्रतीकात्मक उनके साथ संवाद साधने, उनके साथ जो है समरसता स्थापित करने, सहभोज करने और साथ में स्नान करने का कार्यक्रम था। और उसमें सारे संतों ने, नरेंद्रनाथ गिरी जी भी स्नान के लिए आए, अवधेशानंद गिरी जी भी स्नान करने के लिए आए। जो संत दलितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते थे वो संत भी साथ में स्नान किए। तो हमारा कुंभ वैसे ही जो है वो सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है। अब उसको जो है विभाजित करने का प्रयास, तो आप देखिए हमारे यहाँ जातिवाद का, जातियों का जिस तरह से आज अस्तित्व है, मुगलों को पहला ऐसा अस्तित्व था ही नहीं। हमारे यहाँ मुगल काल के बाद ही जातिवाद और अस्पृश्यता आई है, उसके पहले अस्पृश्यता और जातिवाद हमारे समाज में नहीं थी। तो वो उसको फिर से जो है हिंदू जाति ही के नाम पे सारे, मतलब हिंदू कौन, सुप्रीम कोर्ट ने जो परिभाषित किया है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.एस. वर्मा ने परिभाषित किया है। एक बार हिंदुत्व की उठ जाएंगे। नहीं, हिंदुत्व की बात नहीं, राष्ट्रवाद जो है, जो भारत की जो सिंधु से लेकर जो है हिमालय तक ये जो भूभाग है, इसमें बसने वाले जितने भी लोग हैं और जो इसको मातृभूमि मानते हैं वो सारे के सारे लोग जो हिंदू हैं। जाति धर्म भाषा उसमें, लेकिन आप एक बात तो मानेंगे कि दलितों को वो उतना नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए। तो क्या दलितों को जो देखिए क्या है, लोकतंत्र अभी अपना जितना सबको देना चाहिए था, सब आखिरी आदमी को दिया तो नहीं मिला सकते है ना। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की संकल्पना करते रहे और उसी संकल्पना को साकार करने का काम हो रहा है कि आज चाय वाले का बेटा वो प्रधानमंत्री है ना, पिछड़ी जाति का एक व्यक्ति, उसकी किसी ने जाति नहीं पूछे पूरे देश ने वोट देते समय, उसकी योग्यता देखी, उसकी योग्यता देखी, लोगों ने तो जाति नहीं देखी ना, योग्यता देखी ना। तो वही हमारा जो है सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो, यही लोकतंत्र से जो है अभिप्रेत है।
आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में किससे है? अभी तक ये कहा जा रहा था कि आप बहुजन समाज पार्टी को सीधे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि दलितों पर फोकस कर रहे हैं। आपके जितने भी दलित मंत्री हैं, जितने दलित नेता हैं, उन सबको आपने उत्तर प्रदेश में उतार दिया है और साथ साथ से सीधे टक्कर उनको बता रहे हैं। ओबीसी को भी आप टारगेट कर रहे हैं। ये सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी जो सरकार में बैठी है, बसपा लड़ाई में कहीं नहीं है। ये अचानक से बदलाव क्योंकि कल तक तो नहीं, बसपा सिर्फ एक उपजाति की नेता है। सिर्फ दो जातियां, पश्चिम में एक जाति विशेष और पूर्व में एक जाति विशेष, उसके अलावा कोई उसके साथ नहीं है। और यदि उसके साथ लोग होते तो लोकसभा में क्या ये लतीफा मशहूर होता क्या लोकसभा चुनाव में कि हाथी ने अंडा दिया? तो कहीं भी वो जो लड़ाई में नहीं है। कुछ लोगों से जो है वो लोग जानते हैं कि बसपा का टिकट कैसे मिलता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो बाजार मंडी जो है, वो मंडी में कई सेंसेक्स उछालने के लिए कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसी पे प्रचार हो रहा है। बाकी बसपा कहीं से भी, लेकिन कह रहे हैं वहां तो टिकट लेने वालों की लाइन लगी है। नहीं, इसीलिए जान रहा है कि मैं योग्यता से राजनीतिक प्रक्रिया से टिकट नहीं ले सकता, खरीद सकता हूं, तो जाए खरीदेगा। जिस आदमी को पता है कि मैं जो हूं अपनी योग्यता के आधार पर किसी दल में टिकट नहीं पाऊंगा, तो कहां जाएगा? जहां टिकट नीलाम हो रहा होगा। तो किसी नीलामी घर में खड़े रहकर कोई, अगर मेरे यहाँ बहुत कतार लगी है नीलामी की, इसलिए कई बार आजकल फिल्में जो चलती है ना, फिल्मों को हिट करने के लिए कई बार जो है वो जो प्रोड्यूसर होता है खुद से कुछ कंट्रोवर्सी टिकटें भी खरीद लेता है। जी। तो वो स्थिति चल रही है वहाँ। तो बहुत लंबा मामला नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह की स्थिति रही तो बहुजन समाज पार्टी जो है विधानसभा में भी कहीं जो है फिर वो लोकसभा वाला प्रदर्शन न दोहराए, ऐसी स्थिति दिख रही है। समाजवादी पार्टी की हम बात कर लेते हैं। आपने कहा कि आपकी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से, क्यों मानते हैं आप? तो सत्ता में बैठे हैं आप, किसकी भाई? आप जब सब जाएंगे उनके खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी है ना, इसीलिए ना। तो सत्ता में जो बैठा है उसकी गलतियां गिनाकर ही आप जनता से जनादेश मांगेंगे। जनादेश को यही बताएंगे ना कि अखिलेश सिंह यादव की नाकामियां क्या है, उनके सरकार की नाकामियां बताएंगे। आप मायावती की नाकामियां बताकर तो वोट नहीं मांग सकते ना। वो तो कहेंगे कि 2012 में ही भाई साहब हमारे पास सरकार ही नहीं है। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी जो विफलताएं हैं, उन विफलताओं को ही जनता के समक्ष रखकर उस पर जनादेश मांगा जाएगा। इसके इतर आपके बिहार के जो है नीतीश कुमार जी, वो भी उत्तर प्रदेश में पदार्पण कर रहे हैं, रैली कर चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका जब वो जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं तब उनकी पार्टी गर्त में जाती है। उत्तर प्रदेश की ओर जब से देखने लगे हैं तब से मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश सिंह यादव भी कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। जो मंगल राज कहा करते थे उनको बिहार जंगल राज दिख रहा है ना। तो जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे तब सुशासन बाबू कहला रहे थे, तब वो शहाबुद्दीन पर कार्रवाई करने की क्षमता रखते थे, साहस रखते थे। अब वो जो है वो लालू युक्त हो गए हैं, संघ मुक्त हुए और लालू युक्त हुए, तो बिहार जो है वो सुशासन मुक्त होकर अपराध युक्त हो गया है। लेकिन उन्होंने जो एक कैंपेन अपने आप को सामाजिक सुधारक के रूप में सामने ला रहे हैं, शराबबंदी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिहार में शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, पूरी तरह से बिहार में शराबबंदी कर दिया। शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। उत्तर प्रदेश में भी क्या ये एजेंडा होगा? क्योंकि तमिलनाडु में भी एजेंडा बना अभी। देखिए, सामान्य व्यक्ति का जो है वो कल्याण ही चुनाव का एजेंडा है। सामान्य व्यक्ति को हर तरह से जो है सबल करना, सामाजिक सबलता प्रदान करना, प्रदेश का विकास करना, उसके लिए सिर्फ सांकेतिक कार्रवाई पता लगा कि शराबबंदी तो आपने कर दी और विधायक के घर से 7 बोतल शराब चली आ रही है। उनका सहयोगी दल का कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो खुद ही लोगों को शराब परोस रहा है। तो इस तरह की सांकेतिकता की बजाय जो है सामान्य व्यक्ति को शराब के जो दोष हैं उससे आप उनको अवगत कराएं और वो स्वयं शराब पीना छोड़े। उससे तो बहुत लंबे समय से अवगत कराया जाए ना। मद्य निषेध विभाग है हमारे यहाँ। नहीं, उसीलिए एक्शन प्लान बनाइए आप। एक्शन प्लान बनाइए, लोग छोड़ते हैं। एक्शन प्लान बनाएंगे, लोग छोड़ेंगे। और आवश्यकता जहां पड़े, नहीं अभी एक्शन प्लान हमने चरणबद्ध योजना बनाई, ये सफल नहीं हो रही है, अब एक्शन लेने की जरूरत है, तो भी निर्णय लिया जाता है। अगर आपका वो नहीं हुआ तो एक्शन लिया जाएगा, शराबबंदी पर कुछ किया जाएगा। ये तो हमारे संविधान में और हमारा जो राज्य व्यवस्था है उसमें नशा मुक्ति तो मूल अभियान में, इसलिए तो मद्य निषेध विभाग भी है, तमाम विभाग है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। पहले उनसे काम तो कराइए ठीक से, आप उनसे काम ही नहीं करा रहे हैं।
देखिए, एक व्यक्ति को जो है आप पहले उसका भला और बुरा उससे अवगत कराएं। संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो यही है कि पहले व्यक्ति को जो है दोष का ज्ञान कराना, दोष निवारण का प्रबंध करना, जब समझ लें कि ये दोष निवृत्त तो होगा ही नहीं, तब कार्रवाई करना। तो 30,000 करोड़ रुपए जो राजस्व आता है उत्तर प्रदेश में, वो कैसे उसका पूरा होगा? सर, राजस्व तो भाई साहब टॉनिक बेचने से भी आएगा ना, उसमें टैक्स नहीं लेंगे क्या? सिर्फ शराब में टैक्स लेंगे? आप टॉनिक बेचेंगे तब भी आएगा, दूध बेचेंगे तब भी टैक्स आएगा, छाछ बेचेंगे तब भी टैक्स आएगा। और वो जो शराब पीने से उसके बाद जो दवा कराने पर जो खर्च होता है, वो खर्च को नहीं, वो स्टेट का वो खर्च नहीं है। तो इस तरह की एक रेवेन्यू दिखाकर कल आप हेरोइन बेचिए, ज्यादा हो सकता आएगा टैक्स। तो ये नहीं सकता। जन कल्याण जो राज्य होता है वो कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, वो जो है लाभकारी राज्य ही आवश्यक नहीं है। राज्य जो है सुचारू संचालन के लिए लाभकारी योजनाएं भी चाहिए, लेकिन उसका जो लक्ष्य है वो जन कल्याण। हम फिर से अपने सवाल को कहते हैं, थोड़ा सा और विस्तार से बात कर लेते हैं इससे कि उनका जो मुझे दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक पहलू उनका ये कि 50% जो 50 महिलाओं की, उसको वो टारगेट कर रहे हैं, अपने आप को सामाजिक कार्य उसके रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। 50% आबादी महिलाओं की उसको टारगेट कर रहे हैं, इसको आप कैसे काउंटर करें? इसमें 50% को समाजवादी पार्टी कर रही है, ऐसा आपका कहना है? नहीं, वो नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार तो कहीं लड़ाई में ही नहीं है ना। उनके यहाँ तो स्थिति ये है कि 6 महीने के शासनकाल में 3000 बलात्कार की घटनाएं हुई, तो ये महिलाओं को न्याय दिलाना है? सबसे आप उनको सुरक्षा का ही जो है बोध नहीं करा पा रहे हैं, और सामाजिक न्याय की बात करें, मूलभूत जो आवश्यकता है। 30,000 अपहरण हो गए साहब 6 महीने के शासनकाल में, 1400 हत्याएं हो गई। तो ये पहले आप जो है सुशासन बाबू कहलाते हो, आप पहले उनके जान माल की रक्षा की तो बात करो, उसके बाद उनके विकास मूलक जो कार्य है उसका प्रचार करें। ये थे प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जो हमें बता रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी जो अपनी खोई जमीन है उसको न सिर्फ वापस लेगी, बल्कि 263 का आंकड़ा पार करके 2/3 बहुमत से यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। उनका मानना है कि पिछले कुछ चुनावों पर अगर हम नजर डालें, चाहे वो 2007 का चुनाव हो विधानसभा का, चाहे 2009 का लोकसभा का चुनाव हो, 2012 का विधानसभा चुनाव हो, या 2014 का लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ट्रेंड बना लिया है कि वो जिसको भी प्यार देती है वो भरपूर प्यार देती है। प्रेम शुक्ला जी का मानना है कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता भरपूर प्यार देगी और 2/3 बहुमत से वो सरकार बनाएंगे। अब वो उनकी उम्मीदों पर प्रदेश की जनता कितना खरा उतरती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ में एक और सक्रिय के साथ। हमें दीजिए इजाजत हमारी टीम के साथ। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।